नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इस दिल्ली शहर में बाड़ा हिंदू राव अस्पताल के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है और वे हड़ताल पर जाना चाहते हैं। आखिर बाड़ा हिंदू राव के डॉक्टर अपनी सैलरी के लिए कितनी बार हड़ताल पर जाएंगे? उसी तरह से यूजीसी के रिसर्च स्कॉलर पत्र लिख रहे हैं कि कई महीनों से छात्रवृत्ति का पैसा नहीं आया है। विश्वगुरु भारत में शोध छात्रों को कई महीने से छात्रवृत्ति ना मिले, यह बात नॉन विश्वगुरु कंट्री में मत बताइएगा, वरना जब विश्वगुरु के यहां स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है तो वो क्यों देंगे? वो भी बंद कर देंगे। सिस्टम में किसी को इस बात से फर्क क्यों नहीं पड़ता है कि कई महीनों से अगर स्कॉलरशिप नहीं देंगे तो शोध छात्रों की क्या हालत होगी? जब से मुंबई पुलिस ने टेलीविजन रेटिंग पॉइंट अर्थात टीआरपी के फर्जीवाड़े को पकड़ने का दावा किया है, चैनलों का बर्ताव ऐसा है जैसे पता ही नहीं था कि ऐसा होता है। और ऐसा ना भी हो कि लगे कि सारा संकट चोरी का है। जैसे ये चोरी ना होती तो न्यूज चैनल वाले पत्रकारिता कर रहे होते। कंटेंट या प्रस्तुति के हिसाब से सभी और ज्यादातर न्यूज चैनल एक समान हो गए हैं। कोई भी नंबर 1 हो, उससे आपको क्या दिखाया जा रहा है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हरिद्वार जाएंगे तो चोटी वाला के नाम से कई ढाबे मिलेंगे। हरिद्वार से राहुल जी ने तस्वीरें भेजी हैं। गंगा स्नान के बाद कोई कंफ्यूज हो सकता है कि पिछली बार किस चोटी वाले के यहां खाना खाया था। खाने के स्वाद में फर्क होता होगा, मगर खाना और नाम तो एक ही है, चोटी वाला। इतने सारे चोटी वाला हो जाएं तो कौन असली कौन नकली, यह बात बेमानी हो जाती है। शुरू में कोई एक ही चोटी वाला रहा होगा जिसके वर्षों की मेहनत से बने ब्रांड का लाभ अब कई चोटी वाला उठाना चाहते हैं। उसी तरह से दिल्ली से लखनऊ जाने के रास्ते में पिलखुआ के पास आपको शिव ढाबा दिखेगा। सबके मालिक अलग अलग हैं, मगर नाम एक सा है। तस्वीरों के लिए विक्रमजीत का शुक्रिया। उसी तरह से पंजाब में चावला चिकन है। यह विचित्र प्रवृत्ति है कि हमारे यहां बिजनेस में सब एक दूसरे के जैसा होना चाहते हैं, कोई अपने जैसा नहीं। इसलिए आप कई चैनलों के होते हुए डिबेट के टॉपिक या न्यूज आइटम में फर्क नहीं देखेंगे। न्यूज चैनल चोटी वाला सिंड्रोम या शिव ढाबा सिंड्रोम के शिकार हो चुके हैं। कोई एक मुद्दा होता है और उसे लेकर कई चैनल चोटी वाला या शिव ढाबा बनने लगते हैं। यह कितना भयावह है कि अनेक चैनल होते हुए भी कंटेंट सबका एक है। ध्यान से देखेंगे कि अब चैनलों पर मंत्रालयों की फाइलों से निकालकर लाई गई खोजी रिपोर्ट ना के बराबर होती है। मुश्किल से साल में 2-4 ऐसी खबरें दिखेंगी जिसका बड़ा हंगामा किया जाएगा। इसलिए सब डिबेट टॉपिक चाहते हैं ताकि चोटी वाला ढाबा का बोर्ड लगाकर वही माल बेच सकें। तबलीग जमात, सुशांत सिंह राजपूत या रफाल या हाथरस के कवरेज में सारे चैनल अब एक समान दिखने लगे। कब खबर करते हैं, कब प्रोपेगेंडा पर शिफ्ट हो जाते हैं, यह हर किसी के लिए समझना आसान नहीं। क्या यह सही नहीं है कि ज्यादातर चैनलों ने रिया चक्रवर्ती को निशाना बनाया? सुशांत सिंह राजपूत के कवरेज के दौरान ज्यादातर चैनलों के एक एंकर एक जैसे चीखने चिल्लाने लगे, हरकतें करने लगे, दांत भींच भींच कर बोलने लगे। अगर आप इस बात को याद रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि टीआरपी की रेटिंग की लड़ाई के अलावा भी खेल कुछ और है। आपको लगता है कि आप दर्शक हैं, मन करेगा तो ये चैनल देखेंगे, मन करेगा तो वो चैनल देखेंगे, लेकिन ऐसा अब होता नहीं है। आपके हाथ में जो रिमोट है अब उसका कोई काम नहीं रहा। टीवी के सामने बैठे इसी दर्शक के बारे में कहा गया कि यह शक्तिशाली है, अपने रिमोट से तय करता है कि कौन सा चैनल देखेगा और क्या देखेगा। इसलिए चैनलों की दुनिया में होड़ मची अलग अलग खबरों को लाने की। धीरे धीरे होड़ बंद हो गई। कभी तालिबान तो कभी 2012 में दुनिया खत्म होने के कार्यक्रम आने लगे। एक रिपोर्टर तो स्वर्ग की सीढ़ी तक पहुंचा। सारे चैनल धीरे धीरे एक से होने लगे। सारे दर्शकों को धीरे धीरे एक सा बनाया जाने लगा। चैनल बदलना ना बदलना एक ही बात, चारों तरफ वही मुद्दे, वही दलीलें। एक बार एजेंडा तय हो गया, उसे प्रोपेगेंडा में बदलने के लिए चैनल चल पड़ते हैं। क्या यह सिर्फ संयोग होगा कि कई चैनल 2-4 मुद्दों के आसपास ही दिन रात बहस करते रहते हैं? टीवी एक ईंट बनता जा रहा है, ईंट के ऊपर ईंट, टीवी के ऊपर टीवी, चैनलों के ऊपर चैनल। दर्शक के आसपास एक कुआं बन गया है। कुएं की दीवार ऊंची होती चली गई है। वो धारणा के इस अंधेरे कुएं में बंद होने लगा है। कुआं अब सुरंग हो गया है।
आपकी सोच उस स्क्रीन का विस्तार बन जाती है जो आप देख रहे होते हैं। वैसा ही आप सोचने लगते हैं, वैसा ही आप कहने लगते हैं। यहाँ बैठे बैठे दर्शक को अब 2-4 बातें ही मालूम हैं, या वही मालूम है जिसे बताए जाने का फैसला हुआ है। इस कुएं में बंद दर्शक के दर्शक होने का अस्तित्व मिट गया है। आप दर्शक नहीं रह गए हैं। मौत का कुआं आपने देखा होगा मेले में। ये जो आप देख रहे हैं लोकतंत्र में जनमत की मौत का कुआं है। ये वीडियो मैं बार बार दिखाता हूं पिछले 4 साल से। इन दिनों गोदी मीडिया के भीतर एक लड़ाई शुरू हो गई है। इस लड़ाई का फायदा उन्हें हो सकता है जिन्होंने मीडिया को गोदी मीडिया बनाया है। वे कहेंगे ये लोग ऐसे ही हैं, हमारा तो कोई कसूर नहीं है, हम तो जी प्रेस फ्रीडम में यकीन रखते हैं। टीआरपी मीटर के नाम पर जो चैनल हमलावर हो रहे हैं वो पत्रकारिता की लड़ाई लड़ रहे होते तो उनके यहाँ पत्रकार प्रशांत कनौजिया और केरल के पत्रकार एस कंपन की गिरफ्तारी का भी मसला छाया होता, जो कि नहीं है। एक ट्वीट के लिए प्रशांत कनौजिया महीने भर से जेल में है और एस कंपन पर आतंकवादियों पर लगने वाली धारा लगा दी गई है यूएपी। टीआरपी मीटर की चोरी से बड़ी लड़ाई ये है, मगर यहां कोई मोर्चा नहीं है। टीआरपी को लेकर हंगामे का कंटेंट की बेहतरी के प्रोग्राम या प्रतिस्पर्धा से कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि टीआरपी ठीक हो जाएगी तो सब प्रोपेगेंडा छोड़ देंगे। इसलिए टीआरपी मीटर में घपले की यह कोई पहली घटना भी नहीं है और सारा घपला मीटर में ही नहीं होता। जिस केबल के जरिए आपके घरों में चैनल पहुंचता है उसे लेकर भी सवाल होते रहे हैं। अचानक किसी शहर या जिले से चैनल का प्रसारण गायब हो जाएगा। इसे तकनीकी खराबी या बिजनेस डील के नाम पर छिपा लिया जाता है। नहीं बताया जाता है कि कहीं से आवश्यक दबाव आ गया और 9 बजे प्राइम टाइम गायब हो गया। विश्वगुरु भारत की पुलिस की जांच पर अगर आप आंख मूंदकर भरोसा करना चाहते हैं तो आपसे बड़ा गुरु कोई और नहीं। मुंबई पुलिस को चंद गवाहों और मामलों से आगे जाकर पेशेवर काम करना चाहिए। क्या हम यकीन से जानते हैं कि इस तरह का काम सिर्फ मुंबई में ही हुआ है, यूपी या दिल्ली में नहीं हो रहा? सोहित मिश्र ने एक ऐसे व्यक्ति से बात की मुंबई के हैं जिनके बयान के आधार पर मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। टीआरपी घोटाले के 4 आरोपियों को 13 अक्टूबर तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। विशाल भंडारी, संजू राव, शिरीष शेट्टी, नारायण शर्मा इनके नाम हैं। टीआरपी से जुड़ा जो मामला सामने आया है, जिसमें पता चला है कि ऐसे कुछ चैनल्स थे जिसे कहा जाता था, जिनके घर पर मीटर लगा हुआ है, उन्हें देखने के लिए कहा जाता था, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया हुआ है। हम इसी तरह एक घर पर पहुंचे हुए हैं और आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोगों को ये बोला गया था, क्या उन्हें भी इसके बारे में क्या अंदाज़ा था कि इस तरह से टीआरपी की कैलकुलेशन होती है या नहीं होती है, ये समझाने की कोशिश हम आपको कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आपका घर पे जो टीआरपी वाली चीज़ आई थी, तो आपको क्या पता था कि इस पर टीआरपी आपके घर पे जो है कैलकुलेट होती है या क्या होता है? नहीं। अच्छा, तो किसी ने आपको कुछ बोला था कि ये वाला चैनल देखना है, नहीं देखना है, क्या हुआ? स्टार्टिंग में कुछ नहीं बोला था। कुछ महीनों पहले मुझे विशाल ने बोला था कि बॉक्स सिनेमा देखना है। विशाल को आप कैसे जानते हैं? विशाल यहाँ पे एग्जीक्यूटिव था 12 मीटर। अच्छा, कंपनी से आता था आईडी लेकर। अच्छा, तो आपको पता था ये जो आप मशीन यहाँ पर आपको दिखा दें, जो मशीन रखा हुआ है, यही वो मशीन था जिसके आधार पर ये 12 मीटर, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, इस पर 12 मीटर भी लिखा हुआ है। इसी के आधार पर जो है टीआरपी की कैलकुलेशन की जाती थी। तो विशाल ने आपको बोला था कि कितने बजे से कितने बजे कौन सा चैनल देखना है, उसके लिए क्या पैसे देते, सब? विशाल ने बोला था कि 2 से 4 दिन भर में आप लोग 2 घंटा देखिए ये बॉक्स सिनेमा, आपको इसके महीने के 400 रुपये मिलेंगे। यह इसलिए भी दिखाया ताकि आप उस दर्शक का दीदार कर सकें जिसके घर मीटर लगा होता है, जो भारत की टीवी पत्रकारिता के बारे में फैसला करता है। रिया चक्रवर्ती के साथ जो हुआ वो अभी कई और लोगों के साथ होने वाला है। आवश्यक दबाव के तहत जिसका भी चुनाव हो जाए, जिसका नंबर आ जाए, बस जांच एजेंसियों को आगे भेजकर कुछ सबूत वबूत या फोन रिकॉर्डिंग निकाल लाए जाएंगे और फिर बाकी का काम डिबेट से होगा। रिया चक्रवर्ती को अगर बगैर सबूत के फंसाया गया है तो अधिकारियों पर क्या कोई कार्रवाई हुई है, यह सवाल ही गायब है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कोई आरोप नहीं बनता, ना ही सबूत है। न्यूज चैनल उनके लठैत बन चुके हैं, जिनके आवश्यक दबाव से टीआरपी का अनावश्यक बोझ ढोना पड़ रहा है चैनलों को। इसे इस चक्र से समझाता हूं। पहले सोशल मीडिया से माहौल बनाओ,
फिर गोदी मीडिया से उसे खबर का रूप दो, कुछ दिन बहस चलाओ, फिर जांच की मांग के नाम पर सीबीआई या आजकल एक और पॉपुलर नाम है ईडी, इन्हें पुकारो, तरह तरह की याचिकाओं के सहारे कोर्ट में मामले को ले जाओ। आप देखेंगे कि जांच एजेंसियां कई मीडिया ट्रायल में पार्टनर की भूमिका में नजर आएंगी। प्रशासन के कंधे से भी यह खेल खेला जा रहा है। भारत का मीडिया पतन का आनंद ले रहा है। कीचड़ में करवट बदलने से दूसरी तरफ डनलप का गद्दा नहीं मिल जाता है, कीचड़ ही मिलता है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में 3 महीने से विश्वगुरु भारत में कवरेज हो रहा है और आप देखिए कि इसकी जांच एजेंसियां 3 महीने में कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। यह तो इनका लेवल है। 8 अक्टूबर को हम सुनील सिंह के जरिए से इस घटना के कवरेज का हाल पूरी तरह नहीं बता सके थे। आज फिर से कोशिश की है। सुनील सिंह कूद काद नहीं कर सकते और ना ही चिल्ला सकते हैं। धीमी गति के समाचार की तरह आते हैं और चुपचाप ठोस काम करके निकल जाते हैं। काम करने के बाद मी, माई, माई सेल्फ एंड आई वाला ट्वीट भी नहीं करते हैं। हैरानी होती है कि इस तरह से काम करने वाले रिपोर्टर टीवी में कैसे बचे रह गए हैं। सिद्धार्थ, हैप्पी डेंट से कुछ नहीं होगा। क्या रिया ड्रग्स देती थी, हाँ या ना? रिया बताइए आपको ड्रग कनेक्शन क्या है? नमस्कार, मैं सुनील सिंह। मैं तकरीबन 20 सालों से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हूं। इस दौरान मैंने मीडिया कवरेज में कई बदलाव देखे, लेकिन 14 जून के बाद जो बदलाव देखा वो भयानक है। एक व्यक्तिगत त्रासदी को कैसे मीडिया की रंगीन कहानी में बदला जाता है, कैसे उसमें सियासी रंग डाले जाते हैं और कुल मिलाकर एक तकलीफ को कैसे तमाशा में बदला जाता है, ये सब हमारे सामने घटता रहा। 14 जून को सुशांत सिंह की खुदकुशी की खबर जंगल की आग की तरह फैली थी। फिल्मों की दुनिया दुखी थी, परिवार टूटा हुआ था कि सुशांत ने खुदकुशी का रास्ता चुना। प्राथमिक जांच में डिप्रेशन एक बड़ी वजह बताई गई। हालांकि ऐसे होनहार और सफल अभिनेता की खुदकुशी पर भरोसा करना मुश्किल था। कुछ लोगों ने इसलिए निजी संदेह जताते हुए ट्वीट किए और बॉलीवुड में भाई भतीजावाद को जिम्मेदार बताया। टीवी चैनल इसे लपक पड़े, लेकिन ये कहानी पूरी होती तब तक उन्हें रिया चक्रवर्ती के रूप में नई खलनायिका मिल गई। रिया चक्रवर्ती नाम की वो लड़की जो सुशांत की दोस्त थी और उसके साथ रह रही थी, अब कत्ल, सनसनी और ग्लैमर का वह फार्मूला सामने दिख रहा था जिससे छप्पर फाड़ टीआरपी की उम्मीद बनती है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मामला दर्ज कराया और इधर मुंबई में मीडिया ने रिया चक्रवर्ती के घर पर धावा बोल दिया। बिल्डिंग में घुसने की कोशिश की, पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। मीडिया कवरेज के दौरान आरोपियों का पीछा करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार का पीछा किया गया वो बिना मुकदमा चलाए उन्हें दोषी साबित करने से कम नहीं था। ट्रैफिक से भरी सड़क पर पीछा करना, कार के बगल में कार ले जाकर अंदर बैठे लोगों को शर्मसार करना, सिग्नल पर कार रुकने के बाद शीशे को ठक-ठक करना, सवाल पूछना। हालात ये हो गए कि रिया चक्रवर्ती को पास की पुलिस थाने में जाकर अपने लिए सुरक्षा की मांग करनी पड़ी। उसने ट्वीट कर बुजुर्ग पिता को घेरे जाने का वीडियो भी साझा किया। लेकिन टीआरपी की होड़ में लगी बेशर्म मीडिया पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। न्याय दिलाने के नाम पर तमाशा बढ़ता गया, यहाँ तक कि ये भी भूल गए कि कोरोना के संक्रमण का डर छाया हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। लेकिन ये सब हिदायतें तो सिर्फ दूसरों के लिए है, मीडिया के लिए थोड़ी है। कहानी में नशे का एंगल जुड़ा तो मसाला कुछ और नशीला हो उठा। 6 सितंबर को रिया चक्रवर्ती जब पूछताछ के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पहुंची तो जो तमाशा हुआ वो शर्मसार करने वाला था, लेकिन मजाल है किसी को शर्म आई हो। सुशांत सिंह राजपूत की मौत कुछ चैनलों के लिए सिंगल पॉइंट एजेंडा बन गया था। सुशांत को न्याय दिलाने के नाम पर जमकर नौटंकी शुरू हो गई। सांता क्रूज के जिस डीआरडीओ गेस्ट हाउस में बैठकर सीबीआई की टीम जांच और पूछताछ कर रही थी, वहां के तमाशे ने पिपली लाइव को फेल कर दिया। जो भी कार उस गेस्ट हाउस में घुसे या बाहर निकले, उसे रिपोर्टरों का झुंड कुछ इस तरह घेर लेता जैसे गिद्ध किसी लाश पर टूट पड़ते हैं। फिर उस कार में चाहे जो भी हो, सबसे जवाब मांगा जाता और फिर कहा जाता कि किसी के पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन हम न्याय दिला कर रखेंगे। हालात ये थे कि कोई भी कार रुकती, मीडिया वाले उसे घेर लेते, पूछता है भारत का दावा करने वाले कुछ ज़्यादा तेज निकलने की कोशिश करते। ऑफिसर,
इस गाड़ी में मौजूद है। यहाँ तक कि एक बार मुझसे भी सवाल जवाब पूछने की कोशिश की गई, क्योंकि मैं ओला से गेस्ट हाउस पहुँचा था, कार दरवाजे के सामने यू टर्न ले रही थी। तब पूछता है भारत को मुझे चेहरे पर से मास्क हटाकर दिखाना पड़ा। तब सवाल पूछने वाला निरुत्तर हो गया। एक बार तो किसी पोस्टमैन से ही पूछने लगे कि वह क्या ले जा रहा है। लोग हंसते हैं, लेकिन मौके पर आकर तस्वीरें भी खिंचवाते हैं। तो दूसरे चैनल भी अपने रिपोर्टरों पर यही दबाव बना रहे थे कि वो ये तमाशा करे। मुंबई भले माया नगरी है जहाँ फिल्मों के कलाकार रहते हैं, लेकिन इस नई कला में मुंबई के रिपोर्टरों को कम पड़ते देख टीआरपी चैनलों ने दिल्ली से फौज बुला ली थी। टीआरपी की होड़ के चैनलों का संघर्ष भी देखने को मिला। फील्ड पर अमूमन मिलजुल कर काम करने वाले रिपोर्टरों में एक आध बार हाथापाई भी हुई। इसके पहले फील्ड पर कभी किसी चैनल के रिपोर्टर को दूसरे चैनल के रिपोर्टर की ऑन एयर बुराई करते देखा सुना नहीं था। डिप्रेशन वाले और चाय बिस्कुट वाले पत्रकार की शब्दावली भी गढ़ी गई। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। सुशांत सिंह के फर्जी दोस्त खोजे जाने लगे, फर्जी एक्सपर्ट और फर्जी गवाह बनाए जाने लगे। खुदकुशी को हत्या साबित करने के लिए हर संभव हथकंडा अपनाया गया। इस पूरी कहानी में जब कंगना रनौत की एंट्री हुई तो वो क्या से क्या बनाने लगी। पहले उन्होंने सुशांत की मौत के लिए बॉलीवुड के भाई भतीजावाद को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन निशाने पर रहे करण जौहर। कहानी यही नहीं थमी, कंगना ने बाद में इसे हत्या करार दिया। तार मुंबई पुलिस के माफिया होने और सरकार से जोड़ दी। कंगना ने जो कहानी सुशांत से शुरू की थी वो खुद पर ले आई। आनंद फानन में केंद्र सरकार ने उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी दे दी। कंगना अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से तू तड़ाकर बात करने लगी। कंगना अब तक सुशांत को भूल चुकी थी। अब उनका दफ्तर उनके लिए सब कुछ था। वो उजड़ा तो मीडिया को तो मानो खजाना मिल गया। टूटने की लाइव तस्वीरें और उसके बाद के बयानों ने बहुत मसाला दे दिया था। कंगना के दफ्तर की तोड़फोड़ दिखाने की होड़ लग गई। कोई जेसीबी पर चढ़ रहा था तो कोई दीवार पर। रिपोर्टरों के हाथ पैर भी टूटे। ड्रामा करने और दिखाने का जोर मेरे ऊपर कभी नहीं था, इसलिए वहाँ मैं एक दर्शक भी था। कई रिपोर्टर इस सब से इत्तेफाक न रखते हुए भी इस होड़ में थे। शायद उनके पास कोई और चारा नहीं था, लेकिन टीवी रेटिंग का पानी सर से ऊपर होता नजर आ रहा था। शायद टीवी की दुनिया इस गंदे तालाब से बाहर आना चाहे। एक उम्मीद से ज़्यादा मैं इसकी कामना करता हूँ। मुंबई से कैमरामैन राजन दयाल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। जून के महीने में सुनील सिंह की तारीफ करता तो आप कहते कि सहयोगी हैं तो कर रहा हूँ, इसलिए 3 महीने बाद कर रहा हूँ। सुनील सिंह ने कितना कुछ झेला होगा अब समझ में आ रहा है। उनके जैसे रिपोर्टर की नई पीढ़ी तैयार करने की प्रक्रिया न्यूज़ चैनलों में बंद हो चुकी है। मैं उनसे न जाने कितने साल से नहीं मिला, लेकिन उनके काम का सम्मान धीरे धीरे बढ़ता ही रहा है। सलाम दोस्त। और अब अनिंद्यो चक्रवर्ती से बात करते हैं, जो टीआरपी की दुनिया को ठीक से समझते हैं। सिर्फ मीटर के खेल को नहीं, बल्कि टीआरपी एक चार्ट की तरह आता है। कई छोटे छोटे आंकड़े होते हैं, संख्या होती है। इसे पढ़ने के लिए एक अलग किस्म का हुनर चाहिए, जिसमें अनिंद्यो ठीक ठाक माहिर आदमी हैं। हमारे साथ अनिंद्यो हैं जो टीवी और टीआरपी के चार्ट को ठीक से समझते हैं। अनिंद, मान लेते हैं कि 40-44 हज़ार घरों में टीआरपी मीटर लगा हुआ है। कई बार मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर चैनल ए नंबर 1 है तो 40,000 में से कितने घरों में जो मीटर है, 40,000 में से क्या उसे 2 मीटर ने ही नंबर 1 बनाया, या 40,000 में से उसे 2,000 मीटर ने उसे देखा और उसे नंबर 1 बनाया? मैं अगर हिंदी न्यूज ले लूं रवीश, तो मैं आपको कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हर दिन में 3 से 3-3.5 हजार या 4,000 भी आप ले लो, उससे ज्यादा हिंदी न्यूज में मीटर एक्टिव नहीं होते हिंदी न्यूज देखने में। 40,000 में से मैं बहुत ज्यादा कह के 4,000 कह रहा हूं। हो सकता है एक्चुअली वो 3,000 के आसपास होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, 3-3.5 तो अब आप देखिए कि एवरेज औसतन एक व्यूअर हिंदी न्यूज 15 मिनट देखता है ना। अगर मैं 50 लोगों को 5 घंटे दिखा दूं तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं। मैं लोग नहीं, 50 घरों को 50 मीटर में हर आदमी को 5 घंटे दिखा दूं, मैं एक आइडिया दे रहा हूं। हिंदी न्यूज में अगर किसी चैनल का 20% मार्केट शेयर है, उसका 26% हो जाएगा, 26% हो जाएगा उससे, मतलब 30% बढ़ जाएगा। इंग्लिश न्यूज में वही चीज इंग्लिश न्यूज में अगर 50 घरों को मैंने मैनिपुलेट किया, डिटेल में आपको पता नहीं, ये सारा कैलकुलेशन मैं दे सकता हूं, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं 50 घरों में मैं मैनिपुलेट कर दूं, है ना,
तो इंग्लिश न्यूज में जिसका 20% है वो कितना होगा, मैं आपको गेस करने को कोई 70, 80, 50%, 70, बिल्कुल 80% उसका मार्केट शेयर हो जाएगा, 4 गुना, सिर्फ 50 घर। बाकी लोग जो दिखा रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 50 घरों से आप 80% मार्केट शेयर ला सकते हैं, 20 से 80 कर सकते हैं। ये है गेम। जितना छोटा होगा मार्केट, इंग्लिश न्यूज कम लोग देखते हैं, उतना आसान है मैनिपुलेट करना। हिंदी न्यूज ज्यादा लोग देखते हैं, उतना डिफिकल्ट। 40,000 मीटर एक्टिव हैं, उसपे से जो हिंदी न्यूज चैनलों के 20-15 जो भी चैनल हैं, उनके लिए सिर्फ 2,000 मीटर ऑन है, जिस पर ये 15-20 चैनल नहीं, मैं किसी भी एक चैनल की बात कर रहा हूं। हिंदी में किसी भी एक लीडिंग चैनल की ले लीजिए, जो टॉप 3 चैनल है उसकी बात कर रहा हूं। उसमें मैक्सिमम 9,500 लोग डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर मैं बोलूं कि हर घर में 2 लोग ही देख रहे हैं, फिर भी 5,000 भी मीटर नहीं है जो लीडिंग किसी हिंदी न्यूज चैनल को। मैं कहूंगा 4,000, 3,500 से ज्यादा हो नहीं सकता डेली बेसिस। ठीक है, जो देख रहे हैं। अब मैं कैलकुलेट करता हूं, मैं अब नंबर मीटर हटा, मैं अब सोचता हूं रवीश कि अगर 50 ऐसे मीटर हो जिसका लीक हो जाए इंफॉर्मेशन और उसको रिग किया जाए। अब कैसे रिग होता है, हम जानते हैं कैसे रिग होता है। इस पे एनडीटीवी ने केस भी फाइल किया हुआ है। क्या होता है कि आप जाते, चैनल का कोई कंसल्टेंट फिक्सर जाता है और वो जाकर कहता है कि ये लो बड़ा सा सैमसंग का 48 इंच का टीवी, तुम रहते हो शारदरा में, करावल नगर में या धारावी में कहीं पे, तुम्हारे पास तो ये छोटा है 20 इंच का टीवी है और इस पे क्या देखोगे, अच्छा ये वाला देखो, इस पे क्रिकेट बहुत अच्छा दिख पाएगा और मूवी भी अच्छा दिखेगा। ये जिसपे मीटर लगा हुआ है ना, इस पे मेरा जो चैनल है इसको 5-5 घंटे देख लेना। चारों लोग हैं आपके घर में, चारों लोग 5 घंटे इसको देख लो, इसका इंपैक्ट क्या होगा। 50 अगर ऐसे हाउस होल्ड मुझे मिल जाए, 5-5 घंटे वो देखे, और तो इसका इंपैक्ट होगा जनरल एंटरटेनमेंट चैनल जिसका 20% अगर वो है, तो वो जाकर 21.5 पे पहुंच जाएगा। मतलब 1.5% के आसपास उसका फायदा है। आप पूछ सकते हैं रवीश कि 1.5% से क्या होगा। कुछ नहीं हो सकता। जी हाँ, हो सकता है, क्योंकि रेस इतना टाइट है ना कि आप 1.5% में सेकंड नंबर 2 से नंबर 1 हो सकते हैं। और आपको कोई भी चैनल का सेल्स का आदमी बता देगा आपको कि नंबर 1 होने से आपका फायदा बहुत होता है। एक लीडरशिप प्रीमियम बोलते हैं, वो प्रीमियम भी आपको मिल जाता है। अगर मैं हिंदी न्यूज देखूं जैसे एनडीटीवी इंडिया, तो हिंदी न्यूज में अगर ऐसे ही 50 घरों में कहा जाए कि 5 घंटे देखिए सब लोग, तो क्या होगा, उसका इंपैक्ट आएगा 6%। 20% वाला जो चैनल है उसको 26% उसका रेटिंग बन जाएगा। ठीक है, मतलब 30% उसका रेटिंग बढ़ गया। अगर वो नंबर 4 पे, वो नंबर 1 पहुंच। 1 मिनट मैं यहाँ रोकना चाहूंगा कि आपने बताया कि 2,000 मीटर ही हिंदी न्यूज चैनल देखते होंगे। 2,000 होगा, 3,000 होगा, 3,000 होंगे, 3,500 होगा। लेकिन अगर आप चाहें तो सिर्फ उनमें से 50 मीटर को फिक्स कर दें और 5-5 घंटा देखा जाए, तो एक घर में 2,500 मीटर वाले घर में, उससे ज्यादा घर में कोई एक चैनल देखा जाता है। लेकिन 50 मीटर वाले घर में अगर एक चैनल देखा जाता है और 6 घंटे देखा जाता है, तो 50 मीटर वाला नंबर 1 हो जाएगा और 2,500 मीटर वाला नीचे चला जाएगा। ये आपने कहा? बिल्कुल नीचे चला जाएगा, सीधी बात है। क्योंकि 6% का इंपैक्ट आपका है सिर्फ 50 लोगों को 50 घरों में 210 लोगों को 5-5 घंटे दिखाने का इंपैक्ट ये है। मैं लास्ट 13 हफ्ते का डेटा लेकर एवरेज करके आपको बोल रहा हूं। ठीक है, थोड़ा इधर उधर होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप नंबर 4 है, आप नंबर 1 बन सकते हैं। आप नंबर 5 है, नंबर 9 है, तो आप नंबर 5 बन सकते हैं। सोल्यूशन क्या हो ऑनिन कि क्या उस तरह से जैसे यूट्यूब में आप लाइव नंबर देख रहे होते हैं, या कोई सेंसर लगाया जाए जहां 30,000 मीटर की जरूरत ना हो, कोई और ज्यादा बड़ा सैंपल इस देश से लिया जा सके? इसका बहुत अच्छा एक्सक्यूज होगा। लोग बोलेंगे कि देखिए इसमें प्राइवेसी लोगों का है, हम कैसे के इसकी उससे ले लें। सारे डीटीएच डिजिटाइज्ड है, सबको पता है। जितने भी घरों में डीटीएच है वो तो सीधा आता है ना। वो तो डीटीएच वाले को तो पता है ना आपने कितने देर कौन सा चैनल देखा। आप कोई चैनल ज्यादा देर नहीं देखता तो वो ऑफ हो जाता है, आपको फोन लगाना पड़ता है, मिस्ड कॉल लगाना पड़ता है कि वो वापस आए। उनके पास तो डेटा है, सारा डिजिटाइज्ड है आज।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक कोई चिप डालो या सेट टॉप बॉक्स को एक बार में बदलो, सारा डेटा 84 करोड़ लोगों का डेटा आपके घर में आएगा, हाथ में आएगा। 84 करोड़ का छोड़ दीजिए, कम से कम 20 करोड़ घरों का जहां जहां पे आपका टीवी चलता है उसका तो डेटा आपके पास आएगा। आप इसको कह दीजिए कि नहीं हम सबको नहीं देंगे क्योंकि प्राइवेसी है, आप रजिस्टर कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि आपका एनोनिमसली आपका डेटा शेयर होगा, लोगों को पता नहीं चलेगा कौन है, सिर्फ आपका सोशल प्रोफाइल होगा, आप मेल है फीमेल है, एज, बस आपका नाम नहीं पता चला, आप कहां से है ये नहीं पता चलेगा। मेरा एक और, मैंने कल भी आपको कहा था, मैं सिर्फ 30 सेकंड दूंगा कि एक तरीका है, जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि न्यूज लोग कम देखते हैं, एंटरटेनमेंट ज्यादा देखते हैं, अगर रवीश कुमार का शो हो चैनल पर, मैं नहीं कह रहा हूं वो नंबर 1 होगा, क्योंकि जहां पे सुशांत सिंह राजपूत, ये वो कंगना, वो हो सकता है ज्यादा लोग देखें, ठीक है, लेकिन रवीश कुमार का रेटिंग 5% के जगह 20% होगा, 15% होगा। अगर रवीश कुमार का रेटिंग जिस दिन 15% पे पहुंच जाए, है ना, मुझे पता नहीं आजकल आप लोग रेटिंग देखते भी नहीं, हम तो देखते रहते हैं, हाँ बिल्कुल, तो 15% पे पहुंच जाए तो बाकी लोग भी कह रहे हैं अरे ये रवीश तो 15% ला रहा है, तो मुझे ये सब दिखाने की क्या जरूरत है। घर जाता हूँ, बच्चे भी शर्माते हैं मुझसे, मैं जो दिखाता हूँ, है ना, तो रवीश कुमार वाले दिखा देता हूँ। इसलिए रवीश कुमार का शो ब्लॉक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रवीश कुमार तो सवाल उठा रहा है, अगर सवाल उठाने से रेटिंग आ जाए तो बाकी भी सवाल उठाएंगे। चलिए, समझ गया। अनिंद्यो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। 18 जुलाई को जम्मू कश्मीर के सोफिया में 3 आतंकवादी मारे जाने की खबर आई। जब उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हुई तो उनका परिवार सामने आया और कहने लगा कि ये मजदूर हैं, आतंकवादी नहीं हैं। ये मामला काफ़ी बड़ा हो गया और कल ही यानी 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा 4 किलोमीटर चलकर इन मजदूरों के घर गए थे। 3 महीने बाद जिन्हें आतंकवादी बताकर मारा गया था, उन मजदूरों का पार्थिव शरीर परिवार वालों को दिया गया। नज़ीर मसूदी ऐसी ही कुछ और कहानियां आपके सामने लेकर आ रहे हैं। मीना बेगम का इंतजार खत्म होता नहीं दिखता। विकलांग बच्चा जो 5 महीने पहले सुरक्षा बलों पर हमले के दौरान मारा गया। पुलिस ने कहा कि हमले के बाद उसे गलती से आतंकवादी समझ लिया गया था, लेकिन कोविड के नियमों का हवाला देते हुए परिवार को शव सौंपने से इनकार कर दिया गया। शव को गांव से 50 किलोमीटर दूर किसी अनजान जगह दफन कर दिया गया। परिवार के लिए ये दोहरा दुख है। बेटा मारा गया, जिसकी कब्र तक जाना भी किसी संकट से कम नहीं। मीना बेगम बताती हैं कि ईद के दिन उन्हें बेटे की कब्र तक पहुंचने के लिए 400 रुपए में टैक्सी करनी पड़ी। परिवार को अब भी भरोसा नहीं हो रहा है कि 7वीं में पढ़ने वाला उनका शारीरिक तौर पर अक्षम बेटा सुरक्षा बलों की गोली से मारा गया है और उसका शव घर से इतनी दूर क्यों दफन किया गया, परिवार को क्यों नहीं सौंपा गया। आप बताइए उसका क्या कसूर था? वो तो बच्चों के साथ बागीचे में खेल रहा था। कोरोना वायरस के शुरू होते ही कश्मीर में पुलिस ने यह फैसला कर दिया कि मिलिटेंट जो इनकाउंटर में मारे जाते हैं उनकी लाशों को परिवारों के हवाले नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें कहीं दूर बेनाम कब्रों में दफन किया जाएगा। लेकिन ये सिलसिला मिलिटेंटों तक ही महदूद नहीं रहा। 14 साल के हाजिक जो सुरक्षा फोर्सेस की फायरिंग में मारे गए, उसकी लाश को उसके परिवार के हवाले नहीं किया गया, कहीं दूर बेनाम कब्र में दफन किया गया। तब से लेके आज तक फैमिली इंतज़ार कर रही है कि लाश को कब वापस दिया जाएगा, कब तक वो कहीं दूर जाके उस कब्र को देखने के लिए तरसते रहेंगे। पिछले हफ्ते सोपोर के एक दुकानदार की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। पुलिस कहती है कि 24 साल के इरफान अहमद डार ने भागने की कोशिश की थी और बाद में उसका शव एक पत्थर की खदान के पास मिला। परिवार कहता है कि इरफान को यातना देकर मारा गया और उसकी हत्या के बाद पुलिस वालों ने उसका शव
जबरन घर से 160 किलोमीटर दूर दफना दिया। हम सब जानते हैं कि कोविड के पहले भी आप देखे होंगे इनकाउंटर हुआ था सोपुर में, तो उसमें लोगों ने ये प्रोमिस किया था, लिख के भी दिया था कि हम लोग हार्डली 50 से 60 लोग रहेंगे, लेकिन वहाँ पर 2000 से ज़्यादा था। अगर उनके फैमिली मेंबर को हम डेड बॉडी देते तो हो सकता है कि 5000-6000 लोग जमा हो जाए, 10 दिन हो सकता है। उस कोविड में कितना इन्फेक्शन होता है इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते हैं। जनरल लार्जर पब्लिक सेफ्टी के परस्पेक्टिव देखेंगे तो देना ठीक नहीं था, इसलिए हम लोगों वहाँ से उनके फैमिली मेंबर को साथ ले गया और गांधरबल में लाश साइड कराए। सुरक्षा, राष्ट्रहित या कोविड के नाम पर इस तरह शव दफनाने या परिवार को न सौंपने का जो सिलसिला जम्मू कश्मीर में पहले शुरू हो चुका है, वही अब पिछले दिनों हाथरस में देखा गया, जहां आधी रात को शव जलाए गए। यही बात फर्जी मुठभेड़ों के बारे में भी कही जा सकती है। पिछले हफ्ते 3 भाइयों के शव निकालकर परिवार वालों को सौंपे गए। ये शोपियां की एक फर्जी मुठभेड़ में 70 दिन पहले मारे गए थे। सर्च पार्टी को तुरंत तैनात किया गया। अंदर से हो रही फायरिंग का जवाब दिया गया। इस दौरान 3 आतंकी मार गिराए गए। जवाबदेही जब न हो तो लाकानूनियत ही कानून बन जाता है। कश्मीर में पिछले 30 साल से ऐसा ही कुछ हो रहा है। एक सवाल पूछा जा रहा है कि कानून की अमलदारी कब होगी, इंसाफ कब होगा। श्रीनगर से नज़ीर मसूदी, NDTV इंडिया के लिए।